हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान का छठा अध्याय नियंत्रण एवं समन्वय। पिछले अध्याय में हमने सजीवों में अनुरक्षण मतलब रखरखाव कार्य में संलग्न जैव प्रक्रमों के बारे में पढ़ा था। हमने इस बात पर विचार करना प्रारंभ किया था कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह सजीव है। पादपों में इस तरह की कुछ गतियाँ वास्तव में वृद्धि का परिणाम हैं। एक बीज अंकुरित होता है और वृद्धि करता है और हम देख सकते हैं कि नवोद्भिद कुछ दिनों में गति करता हुआ मृदा की को एक और धकेल कर बाहर आ जाता है। लेकिन यदि इसकी वृद्धि रुक गई हो तो ये गतियाँ नहीं होती। अधिकांश जंतुओं में और कुछ पादपों में होने वाली कुछ गतियाँ वृद्धि से संबंधित नहीं है। एक दौड़ती बिल्ली, झूले पर खेलते बच्चे, जुगाली करती भैंस आदि ये गतियाँ वृद्धि के कारण नहीं होती हैं। बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। दिखाई देने वाली इन गतियों को हम जीवन के साथ क्यों जोड़ते हैं? इसका एक संभावित उत्तर यह है कि हम गतियों को जीव के पर्यावरण में आए परिवर्तन की अनुक्रिया सोचते हैं। बिल्ली इसलिए दौड़ी होगी क्योंकि इसने एक चूहा देखा था। केवल यही नहीं, हम गति को सजीवों द्वारा किए गए ऐसे प्रयास के रूप में भी सोचते हैं जिससे उनके पर्यावरण में हुए परिवर्तन उनके लिए लाभकारी हो। सूर्य के प्रकाश में पौधे वृद्धि करते हैं, बच्चे झूले से आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, भैंस जुगाली करती है ताकि भोजन छोटे टुकड़ों में टूट जाए और उसका पाचन भली भांति हो सके। जब रोशनी हमारी आंखों पर फोकस की जाती है, तेज रोशनी हमारी आंखों पर फोकस की जाती है या जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमें परिवर्तन का पता लग जाता है और इसकी अनुक्रिया में स्वयं को बचाने के लिए गति करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। यदि हम इसके बारे में और अधिक विचार करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि पर्यावरण की अनुक्रिया के प्रति ये गतियाँ सावधानी से नियंत्रित की जाती हैं। पर्यावरण में प्रत्येक परिवर्तन की अनुक्रिया से एक समुचित गति उत्पन्न होती है। जब हम कक्षा में अपने दोस्तों से बात करना चाहते हैं तो हम जोर से चीखने की अपेक्षा फुसफुसाते हैं। स्पष्ट रूप से कोई भी गति उस घटना पर निर्भर करती है जो उसे प्रेरित करती है। अतः इस तरह की नियंत्रित गति को पर्यावरण में विभिन्न घटनाओं के अभिज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए जो अनुक्रिया के अनुरूप गति करें। दूसरे शब्दों में, सजीवों की उन तंत्रों का उपयोग करना चाहिए जो नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में शरीर संगठन के सामान्य सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए यह कह सकते हैं कि विशिष्टीकृत उत्तरों का उपयोग इन नियंत्रण एवं समन्वय क्रियाकलापों में किया जाता है। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम जंतु तंत्रिका तंत्र। जंतुओं में यह नियंत्रण तथा समन्वय तंत्रिका तथा उत्तक पेशी उत्तक द्वारा किया जाता है, जिसके विषय में हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। आकस्मिक परिस्थिति में गर्म पदार्थ को छूना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। हमें इसे पहचानने की तथा इसके अनुरूप अनुक्रिया की आवश्यकता है। हम कैसे पता लगाएं कि हम गर्म वस्तु को छू रहे हैं? हमारे पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टीकृत सिरों द्वारा लगाया जाता है। ये ग्राही प्राय हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं, जैसे आंतरिक कर्ण, कान, जीवा आदि। रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाते हैं, जबकि घ्राण ग्राही गंध का पता लगाते हैं। यह सूचना एक तंत्रिका कोशिका के द्रुमाकृतिक सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है, चित्र 6.1 में देखिए, और एक रासायनिक क्रिया द्वारा यह एक बहुत आवेग पैदा करती है। यह आवेग द्रुमिका से कोशिका काय तक जाता है और तब तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। एक्सॉन के अंतिम सिरे में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है। ये रसायन
रिक्त स्थान या सिनेप्स सिनेप्टिक दरार को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। यह शरीर में तंत्रिका आवेग की मात्रा की सामान्य योजना है। अंततः इसी तरह का एक अंतर्ग्रथन सिनेप्स ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से एक से अन्य कोशिका जैसे कि पेशी कोशिकाओं या ग्रंथि तक ले जाता है। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि तंत्रिका उत्तक तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन में विशिष्टीकृत है। चित्र 6.1 को देखिए और उसमें तंत्रिका कोशिका के भागों को पहचानिए। पहला, जहाँ सूचनाएं उपार्जित की जाती है। दूसरा, जिससे होकर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती हैं। और तीसरा, जहाँ इस आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है जिससे यह आगे संचरित हो सके। जब नाक बंद होती है तो क्या आप चीनी तथा भोजन के स्वाद के विषय में कोई अंतर महसूस करते हैं? यदि हाँ, तो आप सोचते होंगे कि यह क्यों होता है। इस तरह के अंतर को जानने के लिए और उसके संभावित हल खोजने के लिए पढ़िए तथा चर्चा करिए कि जब आपको जुकाम हो जाता है क्या तब भी आप इसी तरह की स्थिति का सामना करते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया से क्या होता है? पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई क्रिया की चर्चा करते हैं तो बहुधा प्रतिवर्त शब्द का प्रयोग करते हैं। हम कहते हैं कि मैं प्रतिवर्त स्वरूप बस से कूद गया, या मैंने प्रतिवर्त स्वरूप आग की लो में अपना हाथ खींच लिया, या मैं इतना भूखा था कि प्रतिवर्त स्वरूप मेरे मुंह में पानी आने लगा। इसका क्या अभिप्राय है? इन सभी उदाहरणों में एक सामान्य विचार आता है कि जो कुछ हम करते हैं उसके बारे में विचार नहीं करते या अपनी क्रियाओं को नियंत्रण में महसूस नहीं करते। फिर भी ये स्थितियां हैं जहां हम अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में नियंत्रण व समन्वय कैसे प्राप्त किया जाता है, इस पर फिर से विचार करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं कि आग के लपट को छूना हमारे और हमारे किसी भी जंतु के लिए एक दुराग्रही या खतरनाक स्थिति है। हम इसके प्रति अनुक्रिया कैसे करते हैं? एक सरल विधि है। हम विचार करें कि हमें आघात पहुंचा सकता है और इसलिए हमें अपना हाथ हटा लेना चाहिए। जब एक आवश्यक प्रश्न आता है कि यह सब सोचने के लिए हमें कितना समय लगेगा, तो उत्तर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार सोचते हैं। यदि तंत्रिका आवेग को उस ओर भेजा जाता है जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, तब इसी प्रकार के आवेग उत्पन्न करने के लिए मस्तिष्क द्वारा चिंतन भी आवश्यक है। विचार करना एक जटिल क्रिया है, अतः यह बहुत सी तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिका आवेग की जटिल अन्योन्य क्रियाओं से जुड़ने के लिए बाध्य है। यदि यह वस्तु स्थिति है तो कोई आश्चर्य नहीं है कि हमारे शरीर में सोचने वाले उत्तक जटिल रूप से व्यवस्थित न्यूरॉन के घने जाल से बने हैं। यह खोपड़ी में अग्र सिरे पर स्थित तथा शरीर के सभी हिस्सों में संकेत प्राप्त करते हैं तथा उन पर अनुक्रिया से पहले विचार करते हैं। निसंदेह ये संकेत प्राप्त करने के लिए खोपड़ी में मस्तिष्क का सोचने वाला भाग तंत्रिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से जुड़ा होना चाहिए। इसी तरह यदि मस्तिष्क का यह भाग पेशियों को गति करने का आदेश देता है तो तंत्रिकाएं इन संकेतों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है। हम किसी गर्म वस्तु को छुएं और हमें यह सब करना पड़े तो इसमें काफ़ी समय लगेगा कि हम जलन महसूस कर सकते हैं। शरीर की डिजाइन किस तरह इस समस्या का हल करती है? ऊष्मा के संवेदन के बारे में सोचने की अपेक्षा यदि जो तंत्रिकाएं ऊष्मा का पता लगाती है उन्हें उन तंत्रिकाओं से जोड़ा जाए जो पेशियों को गति कराती हैं, तो जो प्रक्रम आगाम संकेतों का पता लगाने तथा तदनुसार
कम क्रिया को करने का कार्य करता है वह अतिशीघ्र पूरा हो जाता है। आमतौर पर इस तरह के संबंध को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिवर्ती चाप को संबंधन आगत तंत्रिका तथा निर्गत तंत्रिका के मध्य कहाँ होना चाहिए? सबसे उपयुक्त स्थान शायद वही बिंदु होगा जहाँ सबसे पहले वे एक दूसरे से मिलते हैं। पूरे शरीर की तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल में मिलती हैं। प्रतिवर्ती चाप इसी मेरुरज्जु में बनते हैं। यदि आगत सूचनाएं मस्तिष्क तक भी पहुंच जाती हैं अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित हुआ है क्योंकि उनके मस्तिष्क के सोचने का प्रक्रम बहुत तेज नहीं है। वास्तव में अधिकांश जंतुओं में सोचने के लिए आवश्यक जटिल न्यूरॉन जाली या तो अल्प या अनुपस्थित होता है। अतः यह स्पष्ट है कि वास्तविक विचार प्रक्रम की अनुपस्थिति में प्रतिवर्ती चाप का दक्ष कार्यप्रणाली रूप में विकास हुआ है। यद्यपि जटिल न्यूरॉन जाल के अस्तित्व में आने के बाद भी प्रतिवर्ती चाप तुरंत अनुक्रिया के लिए एक अधिक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करता है। आगे बात करेंगे हम मानव मस्तिष्क के बारे में। क्या मेरुरज्जु का कार्य केवल प्रतिवर्ती क्रिया है? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सोचने वाले प्राणी हैं। मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की बनी होती है जो सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है। सोचने में अधिक जटिल क्रियाविधि तथा तंत्रिका संबंधन होते हैं। ये मस्तिष्क में संकेंद्रित होते हैं जो शरीर का मुख्य समन्वयन केंद्र है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु तंत्रिका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। ये शरीर के सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं तथा उसका समाकलन करते हैं। हम अपनी क्रियाओं के बारे में सोचते हैं। लिखना, बात करना, एक कुर्सी घुमाना, किसी कार्यक्रम के समाप्त होने पर ताली बजाना इत्यादि ऐच्छिक क्रियाओं के उदाहरण हैं जो आगे क्या करना है के निर्णय पर आधारित है। अतः मस्तिष्क को भी पेशियों तक संदेश भेजने होते हैं। यह दूसरा मार्ग है जिसमें तंत्रिका तंत्र पेशियों में संचार भेजता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा शरीर के अन्य भागों में संचार को परिधीय तंत्रिका तंत्र सुगमता प्रदान करता है जो मस्तिष्क से मिलने वाली कपाल तंत्रिकाओं तथा मेरुरज्जुओं से मिलने वाली मेरु तंत्रिकाओं से बना होता है। इस प्रकार मस्तिष्क हमें सोचने की अनुमति तथा सोचने पर आधारित क्रिया करने की अनुमति प्रदान करता है। जैसे आपको संभावना होगी, यह एक जटिल अभिकल्पना द्वारा मस्तिष्क के विभिन्न भागों से जो विभिन्न आगत तथा निर्गत सूचनाओं को समाकलित करने के लिए उत्तरदायी है, पूरा किया जाता है। मस्तिष्क में इस तरह के 3 मुख्य भाग या क्षेत्र होते हैं जिनके नाम अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क हैं। ध्यान रखना, ये चित्र याद रखें, ये एग्जाम में पूछ जाता है और मस्तिष्क के तीनों भागों के नाम पूछ जाता है, तो इसे ध्यान से बना लें। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क है। इसमें विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं। अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत है। इसमें साहचर्य के क्षेत्र पृथक होते हैं जहां इन संवेदी सूचनाओं अन्य ग्राही से प्राप्त सूचनाओं एवं पहले से मस्तिष्क में एकत्र सूचनाओं का अर्थ लगाया जाता है। इस सब पर आधारित एक निर्णय लिया जाता है कि अनुक्रिया तथा सूचनाएं प्रेरक क्षेत्र तक कैसे पहुंचाई जाएं, जो ऐच्छिक पेशी की गति को, जैसे हमारी टांग की पेशियां, नियंत्रित करती हैं। हालांकि प्रकृति में कुछ संवेदन देखने और सुनने से अधिक जटिल होते हैं। जैसे हमें कैसे पता लगता है कि हम पर्याप्त भोजन खा चुके हैं, हमारा पेट पूरा भरा है, यह जानने के लिए एक भूख से संबंधित केंद्र है जो अग्र मस्तिष्क में एक अलग भाग है। मानव मस्तिष्क के नामांकित चित्र का अध्ययन कीजिए। हम देख चुके हैं कि विभिन्न भागों के विशिष्ट कार्य हैं। अपने अध्यापक से परामर्श करके प्रत्येक भाग के कार्य का पता लगाइए। आइए
प्रतिवर्त शब्द का दूसरा उपयोग भी देखते हैं। जैसे कि हमने प्रारंभ में चर्चा की थी, जब हम किसी ऐसे खाद्य पदार्थ देखते हैं जिसे हम पसंद करते हैं तो अनायास ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। हृदय स्पंदन के बारे में हम न भी सोचे तब भी यह होगा। वास्तव में इसके बारे में सोचकर या चाहकर भी आसानी से हम इन क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकते। क्या हमें सांस लेने के लिए या भोजन पचाने के लिए सोचना या याद करना पड़ता है? अतः सामान्य प्रतिवर्ती क्रिया जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन तथा कोई सोची क्रिया जैसे कुर्सी खिसकाना के माध्यम से मध्य एक और पेशी गति का सेट है जिस पर हमारे सोचने का कोई नियंत्रण नहीं है। इन अनैच्छिक क्रियाओं में से कोई मध्य मस्तिष्क तथा पार्श्व मस्तिष्क से नियंत्रित होती है। ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं हैं जैसे रक्तदाब, लार आना तथा वमन पश्चिम मस्तिष्क स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। कुछ क्रियाओं जैसे सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना पर विचार कीजिए। ये पश्चिम मस्तिष्क में स्थित भाग अनुमस्तिष्क द्वारा ही संभव है, जो ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की स्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। कल्पना कीजिए कि यदि हम इनके बारे में नहीं सोच रहे और ये सभी घटनाएं काम करना बंद कर दे तो क्या होगा। नेक्स्ट है, ये उत्तक रक्षित कैसे होते हैं। मस्तिष्क की तरह कपाल अंग जो विविध क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक है कि सावधानी पूर्वक रक्षा भी होनी चाहिए। इसके लिए शरीर की अभिकल्पना इस प्रकार की है कि मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है जो प्रघात अवशोषक उपलब्ध कराता है। यदि आप अपने हाथ को कमर के मध्य के नीचे ले जाएं तो आप एक कठोर उभार वाली संरचना का अनुभव करेंगे। यह कशेरु दंड या रीढ़ की हड्डी है जो मेरुरज्जु की रक्षा करती है। तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करता है। जब हम तंत्रिका ऊतक की चर्चा कर रहे थे तो यह कैसी सूचना एकत्र करता है और इन्हें शरीर में भेजता है, सूचनाओं को संसाधित करता है, सूचनाओं के आधार पर नियंत्रण लेता है और पेशियों तक क्रिया के लिए निर्णय को समाहित करता है। दूसरे शब्दों में, जब क्रिया या गति संपन्न होती है पेशी ऊतक अंतिम काम करेंगे। जंतु पेशी कैसे गति करती है। जब तंत्रिका आवेग पेशी तक पहुंचता है तो पेशी की गति करनी चाहिए। एक पेशी कोशिका कैसे गति करती है। कोशिकीय स्तर पर गति के लिए सबसे सरल धारणा है कि पेशी कोशिकाएं अपनी आकृति बदलकर गति करती है। अतः आगामी प्रश्न है कि पेशी कोशिकाएं आकृति कैसे बदलती हैं। उनका उत्तर कोशिकीय अवयव के रसायन में निहित है। पेशी कोशिकाओं में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो उनकी आकृति तथा व्यवस्था दोनों को ही बदल देती है। कोशिकाओं में यह तंत्रिका विद्युत आवेग की अनुक्रिया के फलस्वरूप होता है। जब यह घटना होती है तो इन प्रोटीन की नई व्यवस्था पेशी की नई आकृति देती है। स्मरण कीजिए, हमने कक्षा 9 में पेशीय ऊतक की चर्चा की थी। तब भिन्न प्रकार की पेशियां ऐसे ऐच्छिक पेशियां तथा अनैच्छिक पेशियां थी। अब तक हमने चर्चा की है कि इसके आधार पर आपके विचार में इनमें क्या अंतर हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे पादभूमि समन्वय। अभी तक तो हमने जंतुओं में समन्वय पढ़ा था, अब हम बात करेंगे पादभूमि समन्वय। शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण तथा समन्वय के लिए जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होता है, लेकिन पादपों में न तो तंत्रिका तंत्र होता है और न ही पेशियां। अतः वे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कैसे करते हैं। जब हम छुई मुई के पादप की पत्तियां छूते हैं तो वे मुड़ना प्रारंभ कर देती हैं तथा नीचे झुक जाती हैं। जब एक बीज अंकुरित होता है तो ये जड़ें नीचे की ओर जाती हैं तथा तना ऊपर की ओर जाता है। जानते हो क्या होता है। छुई मुई की पत्तियां स्पर्श की अनुक्रिया से बहुत तेजी से गति करती हैं। इस गति से वृद्धि का कोई संबंध नहीं है। दूसरी ओर नवोद्भिद की दिशिक गति के कारण वृद्धि के कारण होती है। यदि इसकी वृद्धि को किसी प्रकार से रोक दिया जाए
तब यह कोई गति प्रदर्शित नहीं करेगा। अतः पादप दो भिन्न प्रकार की गतियाँ दर्शाते हैं, एक वृद्धि पर आधारित आश्रित है और दूसरी वृद्धि से मुक्त है। उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया है। उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया मतलब हैंड टू हैंड जो अनुक्रिया होती है उसकी बात करेंगे हम। आइए पहले प्रकार की गति पर विचार करते हैं, जैसे छुई के पौधे की गति, क्योंकि यह वृद्धि से संबंधित नहीं है। पादप को स्पर्श की अनुक्रिया के फलस्वरूप अपनी पत्तियों की में गति करनी चाहिए, लेकिन यहाँ कोई तंत्रिका उत्तक नहीं है और न ही कोई पेशीय उत्तक। फिर पादप कैसे स्पर्श का संशोधन करता है और किस प्रकार अनुक्रिया में पत्तियां गति करती हैं? यदि हम विचार करें कि पौधे को किस बिंदु पर छुआ जाता है और पौधे किस भाग में गति होती है, यह आभासी है कि स्पर्श वाला बिंदु तथा गति वाला बिंदु दोनों भिन्न है। अतः स्पर्श होने की सूचना संचारित होनी चाहिए। पादप इस सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए वैद्युत रसायन साधन का उपयोग भी करते हैं, लेकिन जंतुओं की तरह पादप में सूचनाओं के चालन के लिए कोई विशिष्टीकृत उत्तक नहीं होते। अंत में जंतुओं की तरह ही गति करने के लिए कुछ कोशिकाओं को अपनी आकृति बदल लेनी चाहिए। पादप कोशिकाओं में जंतु पेशी कोशिकाओं की तरह विशिष्टीकृत प्रोटीन तो नहीं होती, अपितु वे जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती है। परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने में उनका आकार बदल जाता है। वृद्धि के कारण गति। मटर के पौधे की तरह कुछ पादप अपने दूसरे पादप या बाड़ पर प्रतान की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। ये प्रतान स्पर्श के लिए संवेदनशील हैं। जब ये किसी आधार के संपर्क में आते हैं तो प्रतान का वह भाग जो वस्तु के संपर्क में है उतनी तीव्रता से वृद्धि नहीं करता जितना प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर रहता है। इस कारण प्रतान वस्तु को चारों ओर से जकड़ लेता है। आमतौर पर पादप धीरे से एक निश्चित दिशा में गति करके उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, क्योंकि यह वृद्धि दिशिक है। इससे ऐसा लगता है कि पादप गति कर रहा है, इसलिए इस प्रकार की गति को एक उदाहरण की सहायता से हम समझते हैं। पर्यावरणीय प्रेरक जैसे प्रकाश या गुरुत्व पादप की वृद्धि वाले भाग में दिशा परिवर्तित कर देते हैं। ये दिशिक या अनुवर्तन गतियाँ उद्दीपन की ओर या उससे विपरीत दिशा में हो सकती हैं। इन दो भिन्न प्रकार की प्रकाश अनुवर्तन गतियों में प्रेरक प्रकाश की ओर मुड़कर अनुक्रिया तथा जड़ से दूर मुड़कर अनुक्रिया करते हैं। यह पादप की सहायता कैसे करता है? पादप अन्य उद्दीपनों के लिए भी अनुक्रिया करके अनुवर्तन दिखाते हैं। एक पादप की जड़ सदैव नीचे की ओर वृद्धि करती है, जबकि प्रेरक प्राय ऊपर की ओर तथा पृथ्वी से दूर वृद्धि करते हैं। यह प्रेरक तथा जड़ में क्रमशः ऊपरीगामी तथा अधोगामी वृद्धि पृथ्वी या गुरुत्व की खिंचाव की अनुक्रिया निसंदेह गुरुत्वानुवर्तन है। यदि जल का अर्थ पानी और रसायन का अर्थ रासायनिक पदार्थ हो तो जलानुवर्तन तथा रसायनानुवर्तन का क्या अर्थ है? क्या हम इस प्रकार के दिशिक वृद्धि गतियों के उदाहरणों के बारे में विचार कर सकते हैं? रसायनानुवर्तन का एक उदाहरण पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना है, जिसके बारे में हम अधिक जानकारी जीवों में जनन प्रक्रम का अध्ययन करते समय प्राप्त करेंगे। आइए एक बार हम फिर विचार करते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों के शरीर में सूचनाएं किस प्रकार संचारित होती हैं। छुई मुई में स्पर्शीय अनुक्रिया की गति बहुत तीव्र होती है। दूसरी ओर रात और दिन की अनुक्रिया में पुष्पों की गति बहुत मंद है। पादप की वृद्धि संबंधित गतियाँ भी मंद होती हैं। जंतु शरीर में भी वृद्धि के लिए सावधानी पूर्वक नियंत्रित दिशाएं हैं। हमारी भुजा और उंगलियां यादृच्छिक न होकर एक निश्चित दिशा में वृद्धि करती हैं। नियंत्रित गति मंद या तीव्र हो सकती है। यदि उद्दीपन के लिए तीव्र अनुक्रिया होती है तो सूचनाओं का स्थानांतरण बहुत तीव्र होना चाहिए। इसके लिए तीव्र गति से चलने वाले संचरण का माध्यम होना चाहिए। इसके लिए विद्युत आवेग एक उत्तम साधन है, लेकिन विद्युत आवेग के उपयोग के लिए सीमाएं हैं। सर्वप्रथम वे केवल उन्हीं कोशिकाओं तक पहुंचेंगी जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हैं।
जंतु शरीर की प्रत्येक कोशिका तक नहीं। दूसरे, एक बार एक शरीर में विद्युत आवेग जनित होता है तथा संचारित होता है तो पुनः नया आवेग जनित करने तथा उसे संचारित करने के लिए कोशिका फिर से अपनी विधि को सुचारू करने के लिए कुछ समय लेगी। दूसरे शब्दों में, कोशिका सतत विद्युत आवेग न जनित और न ही संचरित कर सकती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि अधिकांश बहुकोशिकीय जीव कोशिकाओं के मध्य संचार के लिए अन्य साधनों का उपयोग करते हैं। हम पहले ही रासायनिक संचरण का संदर्भ दे चुके हैं। यदि एक विद्युत आवेग जनित करने के अलावा उद्दीपित कोशिकाएं एक रासायनिक यौगिक निर्मोचित करना प्रारंभ कर दें तो यह यौगिक आसपास की सभी कोशिकाओं में विसरित हो जाएगा। यदि आसपास की अन्य कोशिकाओं के पास इस यौगिक को संसूचित करने के साधन हो तो उनकी सतह पर विशेष अणुओं का उपयोग करके वे सूचनाओं का अभिज्ञान करने योग्य होंगे और इन्हें संचारित भी करेंगे। हालांकि यह प्रक्रम बहुत धीमा होगा, लेकिन यह तंत्रिका संसाधन के बिना भी शरीर में सभी कोशिकाओं तक पहुंचेगा और इसे अपरिवर्तित तथा स्थायी बनाया जा सकता है। बहुकोशीय जंतु द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय के लिए प्रयुक्त ये हार्मोन हमारी आशा के अनुरूप विविधता दर्शाते हैं। विविध पादप हार्मोन वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। ये संश्लेषण का स्थान इनके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है और साधारण विसरण द्वारा वे क्रिया क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। आइए हम एक उदाहरण लेते हैं जो हम पहले क्रिया 6.2 में कर चुके हैं। जब वृद्धि करता हुआ पादप प्रकाश संशोधित करता है, एक हार्मोन जिसे ऑक्सिन कहते हैं, यह प्ररोह के अग्रभाग टिप में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा है तब ऑक्सिन विसरित होकर प्ररोह में छाया वाले भाग में आ जाता है। प्ररोह की प्रकाश से दूर वाली साइड में ऑक्सिन का सांद्रण कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीप्त करता है, अतः पादप प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है। पादप हार्मोन का दूसरा उदाहरण जिबरेलिन है, जो ऑक्सिन की तरह तने की वृद्धि में सहायक होते हैं। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है और इसके लिए यह उन क्षेत्रों में जाता है जहां कोशिका विभाजन तीव्र होता है। विशेष रूप से फलों और बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है। ये उन पादप हार्मोन के उदाहरण हैं जो वृद्धि में सहायता करते हैं, लेकिन पादप की वृद्धि समंदन के लिए भी संकेतों की आवश्यकता है। एब्सिसिक अम्ल वृद्धि का समंदन करने वाले हार्मोन का उदाहरण है। पत्तियों का मुरझाना इसके प्रभावों में सम्मिलित है। जंतुओं में हार्मोन। ये रसायन या हार्मोन जंतुओं में किस प्रकार सूचनाओं के संचरण के साधन की तरह होते हैं। कुछ जंतु जैसे गिलहरी को देख लीजिए, जब वे विषम परिस्थिति में होती है तो वे क्या महसूस करती है। वे अपना शरीर लड़ने के लिए या भाग जाने के लिए तैयार करती है। दोनों ही बहुत जटिल क्रियाएं हैं जिसे नियंत्रित करके वे अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अनेक प्रकार के विभिन्न उत्कों का उपयोग होगा और उनकी एकीकृत क्रियाएं मिलकर यह कार्य करेंगी। यदि लड़ना या दौड़ना दो एकांतर क्रियाएं एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, अतः यहाँ एक स्थिति है जिसमें कुछ सामान्य तैयारियां शरीर में लाभप्रद बनाई जाती हैं। ये तैयारियां आदर्श रूप से निकट भविष्य में किसी भी क्रिया को सरल बना देती हैं। यह सब कैसे उपलब्ध होगा। यदि गिलहरी में शरीर अभिकल्प तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा केवल विद्युत आवेग पर आश्रित होगा तो आगामी क्रिया को करने के लिए प्रशिक्षित उत्तकों का परिसर सीमित होगा। दूसरी ओर यदि रासायनिक संकेत भी भेजा जाता है तो यह शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचता और आवश्यक परिवर्तित परिसर बृहत हो जाता। अधिवृक्क ग्रंथि से संबंधित इससे स्रावित एंड्रेलिन हार्मोन द्वारा मनुष्य सहित अनेक जंतुओं में यह किया जाता है कि इन ग्रंथियों की शरीर में स्थिति जानने के लिए चित्र 6.7 देखिए। एंड्रेलिन सीधा रुधिर में स्रावित हो जाता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है। हृदय सहित यह लक्ष्य अंगों या विशिष्ट उत्तकों पर कार्य करता है।
परिणाम स्वरूप हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि हमारी पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की पूर्ति हो सके। पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है क्योंकि यह अंगों की छोटी धमनियों के आसपास की पेशियां सिकुड़ जाती हैं। यह रुधिर की दिशा हमारी कंकाल पेशियों की ओर कर देता है। डायफ्राम तथा पसलियों की पेशियों की संकुचन से श्वसन की दर बढ़ जाती है। ये सभी अनुक्रियाएं मिलकर जंतु शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती हैं। ये जंतु हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों का भाग है जो हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का दूसरा मार्ग है। स्मरण कीजिए कि पादपों में हार्मोन होते हैं जो दिशिक वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। जंतु हार्मोन क्या कार्य करते हैं इसके बारे में हम उनकी भूमिका की कल्पना दिशिक वृद्धि में नहीं कर सकते। हमने किसी जंतु को प्रकाश या गुरुत्व पर आश्रित किसी एक दिशा में अधिक वृद्धि करते कभी नहीं देखा, लेकिन यदि हम इसके बारे में और अधिक चिंतन करें तो यह साक्षी होगा कि जंतु शरीर में भी सावधानीपूर्वक नियंत्रित स्थान पर वृद्धि करते हैं। उदाहरण के लिए पादप अपने शरीर पर अनेक स्थानों पर पत्तियां उगाते हैं, लेकिन हम अपने चेहरे पर उंगलियां नहीं उगाते। हमारे शरीर का विकल्पन बच्चों की वृद्धि के समय भी सावधानीपूर्वक अनुरक्षित है। तो ये हमारे शरीर के कुछ अंतःस्रावी ग्रंथ हैं। जो लेफ्ट साइड में है वो नर के लिए हैं और राइट साइड में वो मादा के लिए हैं। यह समझने के लिए कि समन्वित वृद्धि में हार्मोन कैसे सहायता करता है, आइए कुछ उदाहरणों की परीक्षा करते हैं। नमक के पैकेट पर हमने देखा है कि आयोडीन युक्त नमक या फिर आयोडीन से संवर्धित। हमें अपने आहार में आयोडीन युक्त नमक लेना क्यों आवश्यक है? अवटु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय को हमारे शरीर में नियंत्रण करता है ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो यह संभावना है कि हम गॉइटर से ग्रसित हो सकते हैं। इस बीमारी का एक लक्षण फूली हुई गर्दन है। क्या आप इसे चित्र 6.7 में अवटु ग्रंथि की स्थिति से संबंधित कर सकते हैं? कभी कभी हम ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं जो बहुत छोटे बौने होते हैं और बहुत अधिक लंबे होते हैं। क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ कि यह कैसे होता है? पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन में एक वृद्धि हार्मोन है, जैसा इसका नाम इंगित करता है। वृद्धि हार्मोन शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। यदि बाल्यकाल में इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो यह बौनापन का कारण है। जब आप या आपके दोस्तों की आयु 10 से 12 वर्ष की होगी तो आपने अपने और इनके अंदर कई नाटकीय अंतर देखे होंगे। ये परिवर्तन यौनारंभ से संबंध है क्योंकि नर में टेस्टोस्टेरोन तथा मादा में एस्ट्रोजन का स्राव होता है। क्या आप अपने परिवार या दोस्तों में किसी को जानते हैं जिन्हें डॉक्टर ने अपने आहार में कम शर्करा लेने की सलाह दी हो क्योंकि ये मधुमेह के रोगी हैं? उपचार के रूप में वे इंसुलिन का इंजेक्शन भी ले रहे होंगे। यह एक हार्मोन है जिसका उत्पादन अग्नाशय में होता है जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है। यदि यह उचित मात्रा में स्रावित नहीं होता है तो रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है जो हानिकारक प्रभाव का कारण बनता है। यदि यह इतना आवश्यक है कि हार्मोन का स्रावण परिशुद्ध मात्रा में होना चाहिए तो हमें एक क्रियाविधि की आवश्यकता है जिससे यह क्रिया किया जाता है कि स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा का नियंत्रण पुनर्भरण क्रिया से किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि रुधिर में शर्करा स्तर बढ़ जाता है तो इसे अग्नाशय की कोशिका संसूचित कर लेती हैं तथा इसी अनुक्रिया में अधिक इंसुलिन स्रावित करती है। जब रुधिर में शर्करा का स्तर कम हो जाता है तो इंसुलिन का स्रवण कम हो जाता है। इस प्रकार से हमारे शरीर में जैसे वृद्धि हार्मोन को पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, वो स्रावित करती है और इसका कार्य है सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करना। और थायराइड ग्रंथि शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है। इंसुलिन शरीर में शर्करा के स्तर का नियमन करता है। टेस्टोस्टेरोन ये वृषण में पैदा होते हैं। अंडाशय में मादा लैंगिक अंगों का विकास
व मासिक चक्र का नियमन। एंड्रिलिन ग्रंथि में होता है। मोचक हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये अध्याय खत्म होता है। आगे इसके प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं जिनके उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कहीं दिक्कत आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। धन्यवाद।